नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। और इस समय चर्चा चल रही है भारतीय दर्शन की। मैंने कहा कि इसका प्रारंभ तो हम काफी पहले कर चुके हैं, लेकिन भारतीय दर्शन का परिचय आपको इससे पहले मैंने नहीं करवाया था। कल एक छोटा सा वीडियो इसके संदर्भ में डाला था, जिसमें आपको बताया कि किस प्रकार से आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन की परिभाषा क्या है, और वास्तविक आस्तिक दर्शन कौन से हैं और नास्तिक दर्शन कौन से हैं। चलिए, जब हम षड दर्शन की बात करते हैं, उसमें न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, इन 6 दर्शन का समावेश होता है। लेकिन ये तो आस्तिक 6 दर्शन हुए। और वैसे भी आपने जब सुना होगा तो न्याय वैशेषिक को साथ में लिया जाता है, सांख्य योग को साथ में लिया जाता है, और पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा शब्दों का जब प्रयोग करें तो मीमांसा ही है। तो ऐसे ये तो 3 ही दर्शन हुए। तो षड दर्शन में ऐसे 3 दर्शनों को आप समाविष्ट कर रहे हैं, या षड दर्शन की जब चर्चा करेंगे तो उसमें एक चार्वाक होगा, एक बौद्ध होगा, एक जैन होगा, एक न्याय वैशेषिक होगा, एक सांख्य योग होगा, और एक मीमांसा दर्शन होगा। चलिए, अलग अलग विद्वान अलग अलग ढंग से इस बात को करते हैं, लेकिन अभी मैं इसकी कोई चर्चा नहीं करूंगा। इसकी चर्चा और भविष्य में होगी। अभी थोड़ी सी जल्दबाजी है तर्क संग्रह के अध्ययन की। जो न्याय वैशेषिक का ग्रंथ है, इसलिए थोड़ी सी चर्चा न्याय और वैशेषिक की करने के साथ हम सीधे तर्क संग्रह पे चले जाएंगे, और बाकी जो भी दर्शनों की मीमांसा करनी है, उन पे विचार करना है, उनके बारे में कुछ चर्चा करनी है, तो वो सब हम तर्क संग्रह की चर्चा के बाद करेंगे। सबसे पहले न्याय शब्द की अगर व्याख्या करें, आस्तिक दर्शनों में आता है, ये तो चर्चा हम कर चुके हैं। लेकिन आस्तिक दर्शन जो है वो वेद के वाक्यों को प्रमाण मानते हैं। अब इसमें 2 प्रकार के आस्तिक दर्शन है। एक वेदों को शब्द प्रमाण के रूप में मान लेते हैं कि वेदों में लिखा है यानी वो सत्य है, फिर उस पर कोई भी विचार की आवश्यकता नहीं है। लेकिन न्याय वैशेषिक वगैरह जो दर्शन हैं, वो वेदों में कही हुई बातों को तो मानते हैं, लेकिन वो वेद कथित बातों का मूल्यांकन करते हैं, उनका परीक्षण करते हैं। और वो परीक्षण जिन प्रमाणों के आधार पर किया जाता है, वो प्रमाण इन शास्त्रों का मूल आधार है। इसीलिए जो न्याय दर्शन है, इसको प्रमाण विद्या भी कहा जाता है। चूंकि प्रमाण के लिए हेतु की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको हेतु विद्या भी कहा जाता है। तो न्याय दर्शन का एक नाम हेतु विद्या भी है, न्याय दर्शन का एक नाम प्रमाण विद्या भी है, और न्याय दर्शन को ही आन्वीक्षिकी भी कहा जाता है। प्रसिद्ध है वाक्य, आन्वीक्षिकी न्याय विद्या न्याय शास्त्रम। तो ये हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से जो न्याय शब्द है या जो न्याय शास्त्र है, उसके अन्य क्या क्या नाम है। अगर हम न्याय शब्द की व्याख्या करने जाते हैं तो हम पाते हैं कि ये शब्द तो बहुत प्राचीन है, लेकिन जिसको आप न्याय दर्शन कहते हैं, जिसको आप न्याय और वैशेषिक के साथ में जोड़ते हैं, उसके लिए न्याय शब्द का प्रयोग बहुत बाद में शुरू हुआ। भट्टोजी दीक्षित ने भी न्याय का अर्थ उचित ही किया है, यानी जो योग्य है, जो उचित है, उसको न्याय कहा जाता है। न्याय की परंपरा में और आगे बढ़ते हैं तो अगर आप समाज में देखने जाएं तो न्याय शब्द का अर्थ किसी पद्धति को या किसी नियम के लिए भी आपको मिल जाएगा। जैसे काकतालीय न्याय कहा जाता है,
जैसे सूची कटाहन न्याय कहा जाता है, ऐसे बहुत सारे न्याय प्रसिद्ध हैं। तो वहां न्याय शब्द जो है वो किसी नियम को व्यक्त करता है, किसी पद्धति को व्यक्त करता है। भैया प्राचीन काल में तो मीमांसा के लिए न्याय शब्द का प्रयोग हुआ करता था। यानी जिसको आज आप मीमांसा दर्शन मानते हैं, पहले उसके लिए न्याय शब्द का ही प्रयोग हुआ जाता था। और ये प्राचीन काल से आप ये मान लीजिए उत्तर काल तक ये प्रयोग चलता रहा है। आज भी अगर आप मीमांसा शास्त्र के जो मुख्य जिनको आप प्रधान ग्रंथ कह सकते हैं उनको अगर देखते हैं तो उनके नाम क्या है? न्याय कड़िका है, न्याय रत्नमाला है, न्यायमाला विस्तर है, मीमांसा न्याय प्रकाश। तो ये सभी मीमांसा संबंधी ग्रंथ हैं, लेकिन उनमें न्याय शब्द पाया जाता है। अब अगर हम इसका पारिभाषिक अर्थ करने जाएं न्याय का, तो प्रमाणों के द्वारा अर्थ की परीक्षा करना, इसको न्याय कहा जाता है। स्वयं वात्स्यायन ने न्याय का पारिभाषिक अर्थ यही प्रस्तुत किया है कि प्रमाणों के आधार पे अगर आप अर्थ की परीक्षा करते हैं तो वो न्याय होता है। चलिए, न्याय की चर्चा काफी हो गई, अब जरा हम इसमें प्रवेश करें। तो सबसे प्रथम जो न्याय सूत्रकार हैं उनके रूप में आप जानते हैं कि महर्षि गौतम का नाम आता है। इसके बाद अक्षपाद का नाम भी इसी संदर्भ में जुड़ा हुआ है। यानी कुछ लोग जो न्याय सूत्र है उसके रचनाकार के रूप में इन दोनों का ही नाम प्रस्तुत करते हैं कि इसका एक भाग जो है वो गौतम ऋषि प्रणीत है, दूसरा अक्षपाद प्रणीत है। न्याय के साथ ही दूसरा जुड़ा हुआ जो शब्द है वो वैशेषिक है। अब वैसे तो वैशेषिक दर्शन में अगर हम ध्यान देते हैं तो न्याय से बहुत कुछ मिलता जुलता है, लेकिन जैसे न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम ऋषि माने जाते हैं, वैसे ही वैशेषिक दर्शन का प्रारंभ कणाद ऋषि से माना जाता है। कणान अत्तीति कणादः, ये इनकी नाम की परिभाषा है, अर्थात अन्न कणों को खाकर जीवन व्यतीत करने वाले। हम आप जैसे तो थाली रख के परस के बैठ जाते हैं और जब तक पूरी खाली ना हो जाए तब तक डकार नहीं लेते हैं, और बीच में डकार आ जाए तो कहते हैं अब ये तो ठीक है आ गई, अभी तो खाना बाकी है। लेकिन ये अन्न के दानों को खाकर के या अन्न के कणों को खाकर के जिन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, आपने कहीं किसी ना किसी जगह पे कणाद ऋषि का फोटो देखा होगा तो पूरा शरीर जीर्ण शीर्ण, यानी खाली हड्डी ही हड्डी जिनके शरीर में बची हैं, इस प्रकार का चित्र उनका आंखों के सामने इसी बात से आ जाता है। बड़े तपस्वी थे और उन्होंने 10 अध्यायों में वैशेषिक सूत्रों की संरचना की। महर्षि कणाद के ये जो परंपरा है, इनके ये जो सूत्र हैं, चरक संहिता पे इसकी स्पष्ट असर देखने को मिलती है, इसलिए चरक संहिता से प्राचीन है। इसका अर्थ है ये बहुत प्राचीन ग्रंथ है। दंत कथा के अनुसार कणाद मुनि की तपस्या से प्रसन्न होकर के ईश्वर ने उलूक का रूप धारण करके और ये जो 7 पदार्थ हैं इसका विवरण उनके सम्मुख प्रस्तुत किया है, और इसीलिए इस वैशेषिक दर्शन का एक नाम औलूक के दर्शन भी है। अब इस दंत कथा में कितनी सच्चाई है वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि अगर आप तर्क संग्रह पढ़ लेते हैं, इससे अगर आपकी तर्क बुद्धि का विकास होता है, तो कोई उल्लू हो ना, उसकी भी आंखें खुल जाएं, वो भी इस संसार को देखने का एक नजरिया, एक दृष्टिकोण, एक दर्शन प्राप्त कर लिया करता है। संभवतः इसलिए इसको औलूक के दर्शन कहा जाता है। यानी यथा गुणाः तथा नामा की अगर बात की जाए ना, तो वास्तव में तर्क संग्रह ऐसा ग्रंथ है
कि अगर आप इसमें अंदर तक जाते हैं तो तर्क करना, उसके हेतु देना या उस पर चर्चा करना, ये आपको आ जाता है। और अगर ये आप सीख गए तो फिर आप मान लीजिए कि आपके पास विशिष्ट बुद्धि आ गई है। आपका एक दृष्टिकोण, आपका एक नजरिया, जैसे सामान्य व्यक्ति जिस प्रकार से सोचता है, जिस प्रकार से बात करता है, वकील उस प्रकार से नहीं सोचता है। जो भी वकील हैं या जो भी किसी भी प्रकार से अपने तर्क का उपयोग किया करते हैं, उनको तर्क संग्रह अवश्य पढ़ना चाहिए। अब चलिए वैशेषिक दर्शन की संज्ञा के ऊपर आते हैं कि इसको वैशेषिक दर्शन क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि सांख्य दर्शन की अपेक्षा ये एक विशिष्ट प्रकार का दर्शन है, इसको वैशेषिक दर्शन कहा गया। लेकिन ये मानने की अपेक्षा अगर हम इसके अंदर उतरते हैं तो हमें पता चलता है कि जो विशेष नाम का पदार्थ है उसका विवरण करने के कारण इस दर्शन को वैशेषिक दर्शन कहा जाता है। जब हम कहते हैं द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव सप्त पदार्था, तो इसमें जो विशेष पदार्थ है इसकी जो चर्चा है ना, ये वैशेषिक दर्शन की अपनी विशेषता है। क्योंकि नित्य द्रव्यों में रहने वाले भेदक तत्व को उन्होंने विशेष कहा है। यानी जो नित्य द्रव्य हैं उनको एक दूसरे से अलग ये विशेष ही तो करता है। तो ये विशिष्ट मान्यता के कारण या इस विशिष्ट पदार्थ के वर्णन के कारण इसको वैशेषिक दर्शन कहा गया है। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर आप षड दर्शन की बात करते हैं तो न्याय और वैशेषिक आस्तिक दर्शनों में आपको अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि जब हम इनके अंदर उतरते हैं तो हमें इनमें इतना अधिक साम्य दिखाई देता है कि आप इन दोनों को किसी भी तरीके से पूर्णतः अलग अलग दर्शन नहीं कह सकते हैं। हाँ, समय के अनुसार खड़ी हुई ये एक परंपरा ऐसी है कि जिसमें कुछ आचार्यों ने अपने ढंग से काम किया है, लेकिन न्याय और वैशेषिक दोनों परंपराओं को एक साथ लेकर के चलने वाले बहुत सारे आचार्य हुए हैं। क्योंकि दोनों ही माहेश्वर परंपरा की संप्रदाय हैं, इसलिए न्याय को भी आप उसी परंपरा में देखते हैं, वैशेषिक को भी आप उसी परंपरा में देखते हैं। और जब दोनों एक ही परंपरा के हैं तो उनको अलग अलग करना मुझे तो वैसे भी उचित नहीं लगता है। और जब मैं आपको तर्क संग्रह पढ़ा रहा हूं तब तो इसको कैसे उचित मान सकता हूं, क्योंकि तर्क संग्रह जो है ये स्वयं में न्याय और वैशेषिक दोनों के सिद्धांतों का एक साथ प्रस्तुतिकरण करने वाला ग्रंथ है। तो तर्क संग्रह की प्रस्तावना में या उसकी भूमिका में मुझे लगता है कि उसके परिचय के लिए इतना पर्याप्त था। बीच बीच में प्रति सप्ताह 2 से 3 वीडियो जो हैं वो चूंकि कामसूत्र चल रहा है उसके भी प्रस्तुत करने आपके सम्मुख, और उसमें अब जो प्रकरण आ रहे हैं वो सभी के लिए सुनने के योग्य प्रकरण हैं, तो वो भी साथ में चलता रहेगा। आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। कई बार तो ये लगता है कि दर्शन विषय ऐसा है कि कितने लोगों तक पहुंचेगा, लेकिन फिर जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके लिए हर तरीके से उपयोगी है, इसलिए इसका प्रस्तुतिकरण प्रारंभ किया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक इसको पहुंचाएं। कल से हम प्रारंभ करेंगे अन्नम भट्ट की तर्क संग्रह का।